हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों आज चलिए हम लोग चलते हैं दक्षिण भारत की तरफ, ठीक है। और दक्षिण भारत से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए डे 8 है, इससे पहले हम लोग डे 7 तक कर चुके हैं दोस्तों। और जिन छात्र ने अभी तक वो सारे वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों, एक एक वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, जाकर आप वहाँ से आसानी से देख सकते हैं। और साथ ही दोस्तों जिन्होंने भी MTS का फॉर्म अप्लाई किया है तो दोस्तों उनके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, उसको फटाफट आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या है, सबसे पहले दोस्तों हम लोग वन लाइनर के रूप में देखेंगे, उसके बाद MCQ भी लगाएंगे, ठीक है। तो आपके एग्जाम की तैयारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो आज से हम लोग का दक्षिण भारत शुरुआत हो रहा है दोस्तों, जबकि हम लोग देख रहे हैं संपूर्ण इतिहास। अभी हम लोग देख रहे हैं दोस्तों प्राचीन इतिहास के सारे चैप्टर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मध्य इतिहास की बात करेंगे और अंत में आधुनिक इतिहास के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यानी कि संपूर्ण इतिहास हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी शुरू करेंगे, इकोनॉमिक्स देखेंगे, पॉलिटी देखेंगे, यानी कि पूरा का पूरा आपका जो सिलेबस है ना SSC का वो सारा कवर कराया जाएगा इस सीरीज में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है कि मीनार, शिखर, गोपुरम में कौन सा द्रविड़ शैली के मंदिर वास्तुशिल्प की विशेषता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा सभी, यानी कि मीनार, शिखर, गोपुरम, ये जो तीनों है ना, ये तीनों क्या है दोस्तों, द्रविड़ शैली के मंदिर वास्तुशिल्प की विशेषता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार किसको किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि कहा जाता था। तो वो है दोस्तों सालाभोग। तो चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार सालाभोग को किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि को कहा जाता था, याद रखिएगा। और यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है आपके पेपर में, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार किसको गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि कहा जाता था। तो है दोस्तों वेलन वगई, याद रखिएगा दोस्तों। ये सालाभोग और वेलन वगई काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, ठीक है। तो चोल अभिलेखों के उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार वेलन वगई को गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि कहा जाता था, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सही सुमेलित करें। तो आपसे सुमेलित करने वाला प्रश्न भी पूछा जाता है पेपर में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए स्तंभ 1 और स्तंभ 2 दिया गया है। बृहदेश्वर मंदिर जो है दोस्तों तमिलनाडु में है, याद रखेंगे, रट लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिलवाड़ा मंदिर अगर आपसे पूछता है तो राजस्थान हो जाएगा। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में स्थित है। और हम्पी में स्मारकों का समूह जो है कर्नाटक में स्थित है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है। तो अभी हम लोग बात किए दोस्तों तमिलनाडु में है, लेकिन तमिलनाडु में कहाँ है तो तंजाउर में है, याद रखेंगे, ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर। नेक्स्ट, थोड़ा सा प्रश्न को बड़ा करते हैं, जूम करते हैं। चलिए अब आपको दिख रहा होगा आसानी से। महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह को किसने बनवाया था। तो दोस्तों पल्लव राजाओं के द्वारा बनाया गया था। महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह को पल्लव राजाओं के द्वारा बनाया गया था, याद रखेंगे, ठीक है। महाबलीपुरम किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो सही उत्तर होगा दोस्तों नरसिंह वर्मन हो जाएंगे दोस्तों, जो कि महाबलीपुरम को स्थापित किए थे, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में कहाँ स्थित है दोस्तों। तो वह है तमिलनाडु में। अब देख लीजिए कितना प्रश्न रिपीट होता है। हालांकि प्रश्न पूछने का लैंग्वेज तो बदलेगा, तरीका तो बदलेगा, लेकिन आंसर थोड़े ना बदलेगा। तो आप लोग को ध्यान रखना है दोस्तों, तमिलनाडु में स्थित है बृहदेश्वर मंदिर। अगर तमिलनाडु के अंदर सवाल पूछा जाता है तो तंजावुर, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि चोल राज्य को किस राष्ट्रकूट शासक के आक्रमण को झेलना पड़ा था। तो दोस्तों कृष्ण तृतीय का आक्रमण को झेलना पड़ा था चोल राज्य को, ठीक है। और राष्ट्रकूट का शासक है कृष्ण तृतीय, याद रखेंगे ये भी। इसने आक्रमण किया था दोस्तों चोल राज्य पे। तो चोल राज्य को झेलना पड़ा था कृष्ण तृतीय, जो कि एक राष्ट्रकूट शासक था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, किसके शासन काल में हेनसोंग ने पल्लव की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था। तो दोस्तों नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल के दौरान हेनसोंग ने पल्लव की राजधानी जो कांचीपुरम था इसका भ्रमण किया था। कौन भ्रमण किया, तो हेनसांग ने भ्रमण किया था, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था। तो वह है दोस्तों राजराज चोल,
तो चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक अगर आपसे पूछे तो राजराज चोल हो जाएगा आपका सही उत्तर। नेक्स्ट है, पल्लव की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों अभी हम लोग बात की कांचीपुरम में स्थित है पल्लव की राजधानी। तो ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग सारे वीडियो को अच्छा से देखते हैं तो बिल्कुल आप आसानी से सारे प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। संगम साहित्य में किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया गया है? तो दोस्तों कदंब का उल्लेख नहीं है, ध्यान रखेंगे किस में, तो संगम साहित्य में, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसका एक उदाहरण है? तो दोस्तों चट्टानों से कटे मंदिर है। जो महाबलीपुरम में जो रथ मंदिर है दोस्तों, चट्टानों से कटे मंदिर का एक उदाहरण है, याद रखेंगे। एसएससी ऐसा प्रश्न बार बार पूछता है आपके पेपर में, और दक्षिण भारत तो आपके एसएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और हम लोग पहुंच चुके हैं दक्षिण भारत में, एक एक चैप्टर को देखते चलेंगे। वन लाइनर अभी देख रहे हैं, एमसीक्यू भी देखेंगे इसी वीडियो के दौरान, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है कि एलोरा में कैलाश मंदिर किसका उदाहरण है? तो दोस्तों चट्टानों से कटे मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट, चोलों द्वारा विकसित दक्षिण भारत के मंदिर की वास्तुकला की विशिष्ट शैली क्या है? तो दोस्तों द्रविड़ शैली, याद रखेंगे। दक्षिण भारत के जो मंदिर है ना, द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा हिस्सा मुख्य रूप से पल्लव तथा चालुक्य द्वारा शासित था? तो दोस्तों हो जाएगा दक्षिण। दोस्तों अगर आप वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच जरूर पहुंचा देना है, ठीक है। इतना आप बस सपोर्ट करते रहे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आपका साथ बहुत ज़रूरी है। जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना मन मेरा लगेगा दोस्तों आप लोग के लिए बढ़िया बढ़िया कंटेंट लाने में, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करना होता है, और मैंने ठान लिया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा कराएंगे, ठीक है। जिसका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा उसका प्रीवियस ईयर कराया जाएगा आपको इसी चैनल पर, ठीक है। तो बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के बीच जरूर सेंड कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट, नेडियोन, उदयन, जिराल, नेदुन, जिराल एवं नेडुम में से कौन शासक संगम राज्य चेर से संबंधित नहीं था? तो दोस्तों नेडियोन हो जाएगा, जबकि उदयन, जिराल, नेदुन, जिराल, नेडुम ये सारे के सारे दोस्तों आपके संबंधित है, चेर से संबंधित है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, किस सदी के बाद से दक्षिण भारत में भूमिदान देने की प्रथा खूब चल पड़ी? तो दोस्तों वो था 8वीं सदी, यानी दोस्तों 8वीं सदी के बाद दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ भूमि दान करने की प्रथा जो है दोस्तों जोर शोर से आगे बढ़ने लगी। बहुत सारे लोग भूमि दान देने लगे, कब? 8वीं सदी के बाद, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? तो दोस्तों हो जाएंगे पांडे। तो संगम साहित्य के संरक्षक की बात करें तो पांडे हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, महाबलीपुरम स्थित एकास्मीय शैली मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो वह दोस्तों रथ है। तो महाबलीपुरम स्थित एकास्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो रथ है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। और यह भी प्रश्न रिपीट होते नजर आ रहा है, क्योंकि पहले भी हम लोग इस प्रश्न को देख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम एवं नंदी वर्मन में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके और उनका वध करके वतापी कोंड का खिताब हासिल किया? तो दोस्तों नरसिंह वर्मन आपका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल को। देखिए दोस्तों अब हम लोग देखेंगे एमसीक्यू फॉर्म में प्रश्न, ठीक है। क्या क्या एमसीक्यू में प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्न को हम लोग डिस्कस करते हैं, एक एक प्रश्न और उसके एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखेंगे, मेरी बातों को आप लोग सुनने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। अगर हो सके तो पेन और कॉपी निकाल कर कॉपी पे नोट करते चलेंगे प्रश्न, ठीक। पहला प्रश्न है कि संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। तो दोस्तों संगम काल में रोमन व्यापार की बात करें तो हो जाएगा अरिकामेडू। नाम थोड़ा अजीब अजीब आपको मिलेगा क्योंकि हम लोग चले गए हैं दक्षिण भारत के अंदर, तो दोस्तों यहाँ थोड़ा सा नाम आपको डिफिकल्ट मिल सकते हैं, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो संगम काल में दोस्तों रोमन व्यापार का केंद्र अरिकामेडू में था, याद रखेंगे, आपके एमटीएस के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। चलिए इसके डिटेल्स को थोड़ा देखते हैं। अरिकामेडू एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था जहां देश के विभिन्न भागों में व्यापारिक वस्तुएं एकत्र की जाती थी तथा फिर यहां से
रोम को जाती थी। अरिकामेडु, जिसको पांडिचेरी अब बोला जाता है, कि खुदाई से रोमन द्वीप के टुकड़े, कांच के कटोरे, रत्न, मनके तथा बर्तन प्राप्त किए गए। अतः स्पष्ट है कि संगम काल में अरिकामेडु रोमन व्यापार के मुख्य केंद्रों में से एक था। ठीक है, नेक्स्ट। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? अब दोस्तों देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गंगा नदी को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है और 2010 के परीक्षा में पूछा गया। आपके स्नातक स्तरीय परीक्षा, संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे आपके पेपर के लिए। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र चोल। तो गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा था राजेंद्र चोल, याद रखेंगे। ठीक है, आइए डिटेल्स को देखते हैं। तो राजेंद्र चोल गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा था, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? देखिए दोस्तों, जो राजेंद्र चोल था दोस्तों, चोल वंश का राजा था, इसने कौन सा पद धारण नहीं किया, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो सही हो जाएगा दोस्तों त्याग समुद्र। जबकि गंगाईकोंड, मुडिकोंडा, पंडित चोल, ये तीनों के तीनों उपाधि कौन धारण किया था? तो चोल राजा राजेंद्र ने। ठीक है, डिटेल्स की बात करें तो त्याग समुद्र की उपाधि विक्रम चोल ने धारण की थी, याद रखेंगे। त्याग समुद्र की उपाधि किसने हासिल किया था? तो विक्रम चोल। शेष सभी उपाधियां राजेंद्र प्रथम ने अपने विजय के विभिन्न अवसरों पर धारण की थी। ठीक, नेक्स्ट। अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा शिव। यानी दोस्तों चोल के द्वारा अधिकांश जो मंदिर बनाए गए हैं वो शिव भगवान के लिए समर्पित हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। डिटेल्स देखें तो अधिकांश चोलकालीन मंदिर जो है शिव को समर्पित है। राजराज प्रथम द्वारा निर्मित तंजाउर यानी तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, याद रखिएगा। और यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि बृहदेश्वर मंदिर किस देवता या देवी के लिए समर्पित है? तो शिव भगवान के लिए दोस्तों समर्पित है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार किसको जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि कहा जाता था? तो दोस्तों वह है पल्ली चदनम। पल्ली चदनम दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार पल्ली चदम को जैन संस्थानों का दान में दी गई भूमि कहा जाता था, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। डिटेल्स देखते हैं तो चोल अभिलेखों से दान में दी जाने वाली भूमि को उल्लेख मिलते हैं जो विभिन्न धर्मों एवं सामाजिक समूहों को प्रदत्त की जाती थी। जैन संस्थानों को दी जाने वाली भूमि को क्या बोला गया? तो पल्ली चंदम बोला गया दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दक्षिण, क्योंकि हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? दक्षिण भारत दोस्तों, और दक्षिण भारत में चोल वंश मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन किया करते थे? तो है दोस्तों दक्षिण भारत। ठीक, नेक्स्ट। चोल वंश प्राचीन भारत का एक राजवंश था। दक्षिण भारत में और पास के अन्य देशों में तमिल शासकों ने 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच एक अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका यानी सिन्हल को पहले जीता था? तो दोस्तों राजराज प्रथम ने लंका को सबसे पहले जीता था, जो कि चोल राजा था राजराज प्रथम, ध्यान रखेंगे। ठीक है, एमटीएस के पेपर में प्रश्न पूछा गया है। डिटेल्स की बात करें तो चोलों द्वारा श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता गया था। चोल शासक राजराज प्रथम ने सिन्हल पर आक्रमण कर उसके उत्तरी हिस्से पर अधिकार कर लिया, जबकि संपूर्ण सिन्हल तथा दक्षिण पूर्व एशिया की विजय का श्रेय राजेंद्र प्रथम को दिया जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया के श्री विजय यानी शैलेंद्र राज्य के अंतर्गत मलय प्रायद्वीप, जावा, सुमात्रा तथा अन्य द्वीप सम्मिलित थे। मालदीव की विजय का श्रेय राजराज प्रथम को प्राप्त है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया? तो दोस्तों अभी हम लोग पढ़ रहे थे, राजराज आपका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट।
उत्तर मेरूर शिलालेख से किसके शासन से संबंधित जानकारी मिलती है? तो दोस्तों चोल वंश का शासन का जानकारी मिलता है उत्तर मेरूर शिलालेख से। ध्यान रखेंगे कि उत्तर मेरूर शिलालेख से चोल वंश का प्रशासन यानी शासन से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है उत्तर मेरूर शिलालेख से। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उत्तर मेरूर तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित है। यहाँ से प्राप्त शिलालेखों से लोगों के ग्रामीण प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये शिलालेख 919 ईस्वी तथा 929 ईस्वी के समय का है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा राजेंद्र प्रथम। तो राजेंद्र प्रथम जो कि चोल शासक था, इसके द्वारा नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया गया था राजेंद्र प्रथम के द्वारा। ठीक है, चोलों की नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण राजेंद्र प्रथम के द्वारा करवाया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। चोल राजाओं का शासन था, यानी कि चोल राजाओं का शासन कहाँ था? तो दोस्तों तमिलनाडु में था। अभी हम लोग तो पूरा का पूरा तमिलनाडु के बारे में ही पढ़ते आ रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे चोल राजाओं का शासन कहाँ था? तमिलनाडु में था। ठीक, देखिए चोल साम्राज्य के चरमोत्कर्ष के समय चोल साम्राज्य में दक्षिण राज्यों का अधिकांश भाग सम्मिलित था, परंतु चोल साम्राज्य का स्थापना एवं पतन के समय यह तमिलनाडु राज्य के अंदर ही सिमटा हुआ था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो दोस्तों प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी की बात करें तो उरायूर में था। दोस्तों उरायूर में था प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी। शब्द आपको कठिन मिलेंगे क्योंकि हम लोग दक्षिण भारत में पहुंचे हैं दोस्तों, तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, तमिलनाडु का बात कर रहे हैं, तो आपको थोड़े से शब्द जो है कठिन मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों प्रश्न यही पूछा जाता है तो पढ़ना तो जरूरी है, और पढ़ना ही तो छोड़िए याद करना जरूरी है। प्राचीन काल जो कि दोस्तों संगम कालीन था, साम्राज्य की राजधानी उरायूर थी। संगम कालीन इस वंश के शक्तिशाली शासक करिकाल द्वारा राजधानी को कावेरी पट्टनम में स्थानांतरित किया गया। 9वीं शताब्दी में विजयालय ने तंजाउर को चोल राज्य की राजधानी बनाया था। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि विजयालय के द्वारा दोस्तों चोल वंश की राजधानी कहाँ बनाई गई? तो तंजाउर में बनाया गया। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी की बात करें तो आपका सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, एलोरा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी एलोरा में थी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग राष्ट्रकूट पे जा रहे हैं तो ध्यान रखेंगे राष्ट्रकूट के बारे में भी प्रश्न लगातार पूछा जाता है। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने किया था। 1 नंबर का यहाँ सवाल है दोस्तों, पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापना किसने किया था? तो दंती दुर्ग ने किया था। अतः उसके आरंभिक निवास स्थान को सामान्यतः राष्ट्रकूट की प्रारंभिक राजधानी माना जा सकता है। दंती दुर्ग के शुरुआती अभिलेखों के आधार पर डॉक्टर अल्टेकर ने राष्ट्रकूट राजधानी को एलोरा के आसपास के क्षेत्र में बताया है, जिसे सामान्यतः स्वीकार किया जाता है, और कालांतर में मान्य खेत राष्ट्रकूटों की राजधानी बनी। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? तो दोस्तों एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया कृष्ण प्रथम ने। आपके सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है टीयर 1 में 2014 के परीक्षा में। आइए डिटेल्स देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र के एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने किया था। यह मंदिर बेसर शैली में निर्मित है, याद रखिएगा दोस्तों, कैलाश मंदिर जो है बेसर शैली में, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों एलोरा में स्थित शिव मंदिर का निर्माण कराया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। अभी हम लोग ऊपर वाले सवाल में इसी प्रश्न के बारे में डिस्कस किए थे। तो एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण करवाया था कृष्ण प्रथम जो कि राष्ट्रकूट शासक था, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, तो दोस्तों वह हैं हिंदू, बौद्ध और जैन से संबंधित। ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो एलोरा में गुफा और शैलकृत मंदिर है वह संबंधित है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से। रट लीजिएगा, पेपर में पूछा जाता है।
देखिए एलोरा में स्थित गुफाएं एवं शैलकृत मंदिरों का संबंध हिंदू, बौद्ध, जैन धर्मों के साथ है। औरंगाबाद के एलोरा में अधिकांश गुफाओं एवं शैलकृत मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने लिखी थी? तो दोस्तों कवि राजमार्ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो कवि राजमार्ग पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट, डिटेल्स देखा जाए। हाँ, डिटेल्स देखा जाए क्योंकि हर एक प्रश्न का डिटेल्स हम लोग देखते आ रहे हैं और यहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए, गोविंद तृतीय का पुत्र अमोघवर्ष धर्म और साहित्य का अनुरागी राष्ट्रकूट शासक था और उसने स्वयं कन्नड़ भाषा में कवि राजमार्ग नामक ग्रंथ लिखा था। आदि पुराण को जिनसेन ने, गणित सार संग्रह को महावीराचार्य ने और अमोघ वृत्ति को साकटायन ने लिखा है। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है? तो दोस्तों सही उत्तर होगा पल्लव। तो महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा पल्लव द्वारा संरक्षित कला का साक्षी है, ध्यान रखेंगे। देखिए दोस्तों, महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा पल्लव के द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं और इसका निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, फटाफट आप लोग जितने भी वीडियो देख रहे हैं फटाफट लाइक वाला बटन को एक बार प्रेस कर दीजिए। ठीक है, फटाफट देखते हैं कितने बच्चे लाइक करते हैं। चलिए मैं देख रहा हूँ लाइक, कितने लाइक हुए हैं। ठीक है, देखिए अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिर अस्थायी योगदान है? देखिए ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, कैलाश मंदिर, कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोना और राणा तथा कैलाश मंदिर, जैनवाद का संरक्षण और ऑप्शन डी में दोस्तों दिख रहा है आपका बीजे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोना और राणा तथा कैलाश मंदिर जो है दोस्तों राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है। तो पंपा, पोना और राणा तथा कैलाश मंदिर याद रखिएगा, प्रश्न आपसे भी पूछा जाएगा। देखिए, कन्नड़ काव्य के कवि पंपा, पोना और राणा के संरक्षण सहित कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा में ठोस चट्टान कटवाकर कैलाश मंदिर बनवाया जो वास्तुकला का आश्चर्य माना जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, एलोरा में ठोस शैल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किनके संरक्षण में किया गया था? तो दोस्तों वो था राइट आंसर राष्ट्रकूट। तो दोस्तों एलोरा में ठोस शैल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट के संरक्षण में किया गया था, याद रखेंगे। आपके मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 में प्रश्न यह पूछा गया है। देखिए डिटेल्स देखते तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था और एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में वेरुल नामक स्थान पर स्थित है जहां 34 शैलकृत गुफाएं बनाई गई हैं। ये सारे फैक्ट आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है? देखिए मौर्य जो है दोस्तों पाटलिपुत्र बिल्कुल सही है, पांडे मदुरई राजधानी थी ये भी सही है, काकतिया इनकी राजधानी वारंगल था ये भी सही है, लेकिन पल्लव का वेल्लोर नहीं था दोस्तों। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखेंगे। डिटेल्स देखते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों वेल्लोर पल्लव वंश की राजधानी नहीं थी। पल्लव वंश की राजधानी थी क्या? तो वो था दोस्तों कांची, याद रखेंगे। पल्लव वंश की राजधानी कांची है और शेष विकल्प सभी क्या थे? सही थे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लव और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? तो दोस्तों महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल के दौरान पल्लव और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था। महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल के दौरान आपके एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है। देखिए दोस्तों महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल में पल्लव और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? बिल्कुल आसान सा प्रश्न दोस्तों, पल्लव राजवंश, यानी दोस्तों पल्लव राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण कराया गया था। ठीक है, याद रखेंगे।
देखिए दोस्तों, डिटेल्स वही है कि महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासक द्वारा करवाया गया। रथ मंदिर एकाश्म पत्थर से निर्मित है। देखिए डिटेल्स, अगले सवाल को देख लेते हैं। देखिए, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ? तो दोस्तों सही उत्तर होगा नरसिंह वर्मन प्रथम। तो दोस्तों, महाबलीपुरम में जो रथ मंदिर का निर्माण हुआ है वो पल्लव शासक के द्वारा शुरू किया गया था और उनका नाम है नरसिंह वर्मन प्रथम, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए डिटेल्स की बात किया जाए तो महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में किया गया। रथ मंदिरों में द्रौपदी रथ, भीम रथ, युधिष्ठिर रथ प्रसिद्ध है। रथ मंदिर एकाश्म पत्थर से निर्मित है, ये भी देखने वाली बात है। ठीक है, देखिए अगला सवाल, पुलकेशिन द्वितीय किनका महानतम शासक था? तो दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय जो है वह महानतम शासक था वातापी के चालुक्यों का। ठीक है, तो पुलकेशिन द्वितीय वातापी के चालुक्य का महानतम शासक था, ध्यान रखेंगे। डिटेल्स देखा जाए, देखिए डिटेल्स की बात करें तो पुलकेशिन द्वितीय का चालुक्य वंश यानी वातापी से संबंध था। ठीक है, और यह इस वंश का सबसे प्रतापी राजा भी था। इस वंश की स्थापना जयसिंह ने की थी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा दोस्तों क्योंकि प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, तो हम लोग डिटेल्स में देख रहे हैं तो थोड़ा सा वीडियो तो ज़्यादा लगेगा टाइम, क्योंकि दोस्तों मैं फटाफट बता के भागना नहीं चाहता, आपको डिटेल्स में समझा देता हूँ जिससे आपको वीडियो के दौरान ही कुछ प्रश्न याद हो जाए। ठीक है, देखिए निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऐहोल। आइए डिटेल्स में देखते हैं। देखिए दोस्तों, ऐहोल शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ठीक है, यह लेख एक प्रशस्ति के रूप में है तथा इसकी भाषा संस्कृत है। इसकी लिपि दक्षिण ब्राह्मी है और इस लेख की रचना रवि कीर्ति ने की थी। हर्षवर्धन के साथ पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध पर भी यह लेख प्रकाश डाला है, जबकि प्रशस्ति के अंत में लेखक ने यह दावा किया है कि उसने इसे लिखकर कालिदास तथा भारवी के समान यश प्राप्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट, रवि कीर्ति जो एक जैन थे और उन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पुलकेशिन द्वितीय, आपका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डिटेल्स देखते हैं। तो ऐहोल प्रशस्ति के रचनाकार रवि कीर्ति जैन कवि था और इसके चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था। इसने ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय की विजयों का विस्तृत विवरण दिया है, याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं अगले सवाल को, चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? देखिए दोस्तों, पश्चिम चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक की बात करें तो पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा। चालुक्य वंश की बात की जा रही है। ठीक है, तो पुलकेशिन द्वितीय आपका सही उत्तर हो जाएगा। डिटेल्स देखा जाए तो बात वही है कि पुलकेशिन द्वितीय पश्चिम चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? बिल्कुल आसान सा सवाल, तो राजस्थान में दोस्तों दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। आपके FCI परीक्षा 2012 में यह प्रश्न पूछा गया है। डिटेल्स की बात करें तो डिटेल्स हम लोग तो देखेंगे, चाहे कैसा भी प्रश्न हो डिटेल्स के साथ हम लोग डिस्कशन करते चलेंगे। देखिए, दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर माउंट आबू सिरोही राजस्थान में स्थित है। चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम 1022 से 1064 ईस्वी के सामंत बिमल शाह ने इसे बनवाया था, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा थलवीपुरम तांबे की प्लेट। ठीक है, थलवीपुरम तांबे की प्लेट आपका सही उत्तर होगा दोस्तों। द्वितीय पांड्यन साम्राज्य की भूमि का माप का उल्लेख किया गया है थलवीपुरम तांबे की प्लेटों पर। ठीक है, नेक्स्ट, पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी थी? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सोमदेव। तो कथा सरित सागर किसने लिखा है? सोमदेव ने लिखा है, याद रखिएगा, आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों, विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विल्हण। तो विक्रमांक देवचरित के लेखक हैं विल्हण, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा डे नंबर
8 का टॉपिक जो कि हम लोग पहुंच गए दक्षिण भारत के अंदर। और आज दक्षिण भारत के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखें। आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है। तो मिले नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।